नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज का संवाद में आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी और हमारा विषय रहेगा अलास्का समिट। नमस्कार जी। तो आपके क्या विचार हैं अलास्का समिट पर, जो पुतिन और ट्रम्प जी की मीटिंग हुई है, पूरे विश्व की नज़रें जिस पर टिकी हुई थी, क्या आपकी नज़र में वो सक्सेसफुल रही? तो मैं इसको सफल नहीं कहूँगा और ना ही इसको उतना निराशाजनक कहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक दहशत और डर के माहौल में चली गई थी। क्योंकि अमेरिका शूट एंड साइट की नीति पर काम कर रहा था कि या तो युद्ध बंद करो या फिर किसी न किसी को मरना होगा, या तो इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये कम से कम एक मुलाकात हुई है और एक कॉन्क्रीट प्लान बना है कि भविष्य में जब कोई सबमिट हो या कोई मुलाकात हो तो मैं इसको सफल तो नहीं कहूँगा, लेकिन आइस ब्रेकिंग मीटिंग है, वो इसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ सिनारियो और चेंज होंगे। जो ग्लोबल इवेंट हैं उनके अंदर इस बात की और इस मीटिंग की काफ़ी चर्चा होगी। तो मैं इसको ठीक मानता हूँ कि कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपने बोला आइस ब्रेकिंग समिट, तो मुझे याद आता है अमेरिका और रूस का बहुत लंबे समय तक चला आ रहा कोल्ड वॉर। जी जी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत है? कि निश्चित तौर पर ये मेरे नज़रिए से कोल्ड वॉर 2 की ओर ये सारी परिस्थितियां हैं वो जा रही है। क्योंकि याद करें उसकी पृष्ठभूमि में तो तब भी लड़ाई ऊर्जा, तेल और जो कोल से संबंधित ये लड़ाई होती थी कि जो ऊर्जा संसाधनों की जो एक जद्दोजहद थी पूरी दुनिया में, तलवारें नहीं चल रही थी, लेकिन एक ही लड़ाई थी कि ऊर्जा संसाधन किसके पास ज़्यादा रहेंगे और पर पर्सन जो ऊर्जा की खपत है वो कौन सी कंट्री है वो ज़्यादा करेगी। तो यूरोपियन कंट्री, और आप समझ सकते हैं इसके अंदर नाटो बहुत बाद में बना है, यूरोप और यूएस, इनकी आपस की एक लड़ाई थी कि रशिया थोड़ा अलग था। तो कोल्ड वॉर वो अलग परिस्थितियों का था। उस टाइम के संसाधन हैं वो केवल कोयला और आपके जो कच्चा तेल है उसी के ऊपर डिपेंड रहते थे, गैस है जो कम थी। आज की परिस्थितियों में कई तरह की एनर्जी है, उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसकी एक लड़ाई है। फिर ग्रीन एनर्जी है, पूरी दुनिया है वो जो साफ़ सुथरी ऊर्जा क्षेत्र है उसकी ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और जो मूलभूत ढांचा है वो विकसित देशों के पास ही है। तो मैं मानता हूँ कि ये मिसाइल और तलवारों से ज़्यादा इस तरह का जो टैरिफ वॉर है और कोल्ड वॉर की परिस्थितियाँ हैं वो ज़्यादा बनेंगी। और अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो छुटमुट घटनाओं को यदि हम छोड़ दें तो युद्ध कहीं नहीं हो रहे हैं, कोल्ड वॉर ही हो रहे हैं। जो आप देखते हैं कि जो ईरान के पास कच्चा तेल है, रसिया के पास में कच्चा तेल है, तो ऊर्जा संसाधन की पहली प्राथमिकता है ऑयल, और उसको रोकने के लिए यूरोप और अमेरिका है वो युद्ध तक करने के लिए तैयार है, या किसी भी देश को डराने के लिए वो तैयार है। तो आखिर पैसे की लड़ाई खत्म हो गई है। जो मौद्रिक युद्ध होते थे अर्थनीति के, उसकी बजाय ये ऊर्जा संसाधनों की लड़ाई है वो चल पड़ी है। आप उसमें यदि आधुनिक तरीके से देखें तो जो माइक्रोचिप बनती हैं या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको हर शक्तिशाली देश या जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो पूरी दुनिया के किसी न किसी ग्लोब के कोने में बिखरे पड़े हैं। अब उसमें कोई ताकतवर देश भी है जैसे रशिया है, चीन है, और कई गरीब देश भी हैं जैसे आप अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। यूक्रेन को अमीर होते हुए भी गरीब बना दिया गया है, वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो साउथ एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं चाइना के अलावा, उस पर यूएस और यूरोपियन यूनियन है वो कब्जा करना चाहती है। तो लड़ाई टैरिफ की नहीं है। ये आपका जो सवाल था कि कोल्ड वॉर की हम और जा रहे हैं क्या, तो निश्चित तौर पर मैं इसको मानता हूँ कि 60% पूरी दुनिया उसकी ओर बढ़ चुकी है। देशों के नाम गिना दिए, आप भारत का नाम लेना भूल गए। इस समिट में भारत पे पहले से ही बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि
वो टैरिफ का नाम भी लिया गया बार बार कि टैरिफ लगाया जा रहा है कि मोदी को संतुष्ट करना होगा पुतिन को कि वो युद्ध रोके। जी तो अब क्या रोल है भारत का? हाँ, ये देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है, और जब आपने ये टॉपिक ही चूज किया है अलास्का समिट, तो पर्दे के पीछे जो एकमात्र देश है या जिसको खड़ा किया गया है वो कहीं ना कहीं भारत ही है। हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का पागल प्रेसिडेंट है, वो बार बार दिन में 3 बार ट्वीट करते हैं भारत के बारे में कि भारत यूँ है, भारत ऐसे है, भारत की डेड इकोनॉमी है, भारत की पॉलिटिक्स है वो ख़राब है, भारत डूबा हुआ देश है, और पता नहीं क्या क्या, कि भारत वहाँ से तेल खरीदता है, वहाँ से बेचता है, लाभ कमाता है। तो ये तरह तरह की सिनारियो है, उसमें उलझा करके भारत को ज़बरदस्ती इस समिट या यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही कॉन्फ्लिक्ट के बीच में खड़ा कर दिया है। तो मैं मानता हूँ कि पहले जब 10-20 साल पहले के भारत को हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा होता था तो भारत में कुछ नहीं होता था। उस स्थिति में था कि भारत को ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी, ऐसी परिस्थिति थी, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर वो इकोनॉमिकली हो। आज क्यों भारत को उस केंद्र में ज़बरदस्ती अमेरिका लाना चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन लाना चाह रहा है, उसके पीछे साफ साफ है कि 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो किसी एक को जबरन किसी का बहाना लेके खींच के लाना, इसका मतलब वो सुलझा सकता है या उसके हाथ में वो पावर है कि वो इस झगड़े को या तो इसको समझाए या उसको समझाए। तो कई बार जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ देखी जाती है कि आपस में शादी ब्याह में 2 परिवारों के बीच का मनमुटाव होता है, तो वो इस बात की जिरह करते हैं कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा और मैं आऊँगा तो वो नहीं आएगा। तो उन दोनों के बीच में कोई एक आना चाहिए जो दोनों को ठीक कर सके। अब सरपंच बने हुए हैं वो ट्रंप, और 2 झगड़ा करने वाले भी हैं, तो उनके बीच में एक पंच भी चाहिए। तो ज़बरदस्ती वो भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को वो उसके केंद्र में लाना चाह रहे हैं, और ये भारत के लोगों के लिए और भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको गलत मानते होंगे कि बार बार भारत पर क्यों अटैक हो रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं बार बार, एक दिन में 10 बार इंडिया इंडिया इंडिया। तो किसी भी देश की चर्चा शक्तिशाली राष्ट्र क्यों करता है? या तो वो बहुत ही गया गुजरा है या फिर उसके सामने एक चुनौती है। तो भारत ऐसा उभर करके आया है कि आने वाले कम से कम 10 वर्षों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वो रहने वाली है, और अभी भी 6.5% की दर से बढ़ रही है, जो किसी देश की, दुनिया के किसी भी देश की नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि रशिया से जब भारत तेल खरीद रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसके पास पैसा आता है और वो अपने उस धन से हथियार खरीद के यूक्रेन के खिलाफ यूज करता है। ये एक केवल मात्र उसका बहाना है। और अमेरिका यदि इस युद्ध से हट जाए तो निश्चित तौर पर भारत इस युद्ध को समाप्त करवा सकता है, क्योंकि भारत के यूक्रेन से भी उतनी तटस्थता है और रूस से भी, और जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं वो लगभग भारत की अपनी एक समसामयिक मित्रता के अंदर आते हैं। तो यूरोप और अमेरिका नहीं चाहते कि अमेरिका और यूरोप के अलावा इसका कोई समझौता करवाए, क्योंकि खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप तो बोल चुके हैं कि उनको हर महीने एक युद्ध रुकवाना है, तो ताकि नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिल सके। अभी भी भारत ही उसमें मदद कर रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं आना चाहिए। यदि भारत का नाम आ गया तो ट्रंप का नोबेल है वो स्क्रैच हो जाएगा, उस पर निशान आ जाएंगे, और वो शायद अपने ऑडियंस को और अपने वोटर्स को ये बता सकेंगे कि युद्ध मैंने रुकवाया है। तो भारत की अच्छी भूमिका है, और आने वाला समय है इस कॉन्फ्लिक्ट और रूस और अमेरिका के बीच और यूक्रेन के बीच में एक मजबूत राष्ट्र की भूमिका निभाएगा। रूस भारत का पुराना साथी है, अमेरिका भी नया साथी बना है। अब भारत को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए इन दोनों को? जी, ये हिंदुस्तान के लोग और हमारे ऑडियंस में यदि इस बात को पकड़ पाएँ तो बहुत अच्छे से, क्योंकि रसिया हिंदुस्तान का, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, अमेरिकी और इंडियंस का बहुत ज़्यादा एक हाइप किया गया। तो ये केवल स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और
रूस के साथ में हमारा पारंपरिक अलायंस है। तो जन्मजात बच्चे से लेकर कोई इंसान हमारे हिंदुस्तान में बूढ़ा हो गया, उसको भी पता है कि रसिया हमारा मित्र है। उसके साथ में हमारे कल्चरल इवेंट हैं वो मिलते हैं, हमारी फिल्में हैं वहाँ दिखाई जाती हैं, वहाँ के लोगों में एक करेज है भारत के बारे में। आप वहाँ कोई सर्वे करवाएंगे तो आसानी से वो सामान्य सा आदमी भी 3-4 स्टेट्स का नाम ले देगा, शहरों के नाम ले देंगे और सेलिब्रिटीज़ के नाम ले देंगे। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी पहचान, तो इतनी दूर के देश में और भारत के बारे में इतनी ज़्यादा जागरूकता दोनों देशों में है। तो मैं मानता हूँ कि भारत और रूस की जो मित्रता है वो बहुत ही पारंपरिक है और उसके तार हैं वो बहुत गहरे से जुड़े हैं। रूस ने हमारे प्यारे भारत को हमेशा ही साथ दिया है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो या चाहे किसी भी सामरिक दृष्टि से ये युद्ध का माहौल रहा हो, या फिर हमें कोई जो रक्षा अन्वेषण की पूर्ति हो, और जैसे कि कच्चे तेल की लड़ाई जो चल रही है वो भी रसिया से बहुत ज़्यादा वर्षों से हम आयात करते आ रहे हैं। अभी तेल है, पहले कच्चा जो कोयला होता था वो भी रसिया से आता था, कुछ मिनरल्स हैं वो आते थे, टेक्नोलॉजी जो आप हेल्थ से संबंधित जितनी भी मशीनें होती थी पहले, वो अमेरिका तो अब बाद के 20-25 वर्षों में जा कर के बना है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण परमाणु परीक्षण, इंदिरा गांधी के समय में भी और श्रीमान अटल बिहारी के समय में भी, दोनों परिस्थितियों में यूरोप और अमेरिका ने भारत पर 10-10 वर्षों का प्रतिबंध लगाया था। तो रसिया ही था जब उसके साथ में खड़ा था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो रसिया ही था जब साथ दिया था। चाइना के साथ में जो युद्ध हुआ तो रसिया ही था जो साथ दिया था। और अभी भी हाल के दिनों में यदि ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप नोटिस करते हो तो देखा होगा कि भारत और चीन के बीच में 10 वर्षों से जो बर्फ़ है वो जमी हुई थी। और पुतिन साहब ने अभी जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर दोनों नेताओं को मिलवाया है और वो दिल से चाहते हैं कि भारत उनका एक अच्छा मित्र है वो साबित हो। और निश्चित तौर पर भारत की जो विदेश नीति रही है, सरकार चाहे कोई भी रही हो, चाहे अपने राइट विंग की हो या फिर लेफ्ट विंग की हो या फिर कोई मिश्रित दलों की जो राजनीति होती है, हमारी विदेश नीति कभी भी नहीं बदली है। मतलब अटैकिंग विदेश नीति नहीं होती हमारी, हम तटस्थ रहते हैं। और तटस्थता में जब चुनना होता है तो रसिया होता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में भारत सबको साध कर चलने की नीति पर चलता है, क्योंकि उससे पारंपरिक संबंध हैं, हमारा लेन देन काफ़ी गहरा है। लेकिन अमेरिका से हमें बाज़ार और टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आज ज़माना है वो टेक्नो फ्रेंडली है और बाज़ारवाद है। तो मार्केट का एक्सेस भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो उसमें अमेरिका को भी संतुलन के रूप में रखना पड़ेगा। और हमारे विदेश मंत्री हैं वो यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के आसानी से कह सकते हैं कि हम तराजू के दोनों हिस्सों में बराबर बैलेंस रखना जानते हैं। और इस वजह से ये जो छोटी मोटी घटनाएं ट्रंप और ये कर रहे हैं और हमारी जो डील है वो नहीं हो पा रही है, तो ये कम समय की कुछ परिस्थितियां हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका के साथ भी हमारे स्ट्रेटेजिक जो अलायंस जो मानते हैं उसको, वो पटरी पर आएंगे और एक बार फिर से चीज़ें दुरुस्त होंगी। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। अमेरिका को भी एक शत्रु चाहिए, तो वो दक्षिण एशिया में किसी भी शक्तिशाली देश को एक अपना गुलाम चाहिए और एक अपना शत्रु चाहिए। तो गुलाम उसने पहले ढूंढ लिया पाकिस्तान को, और अभी शत्रु है वो भारत को खड़ा कर रहे हैं। तो भारत के अच्छे दिन हैं। रूस और अमेरिका की जो अभी समिट हुई, इसमें मुझे भरोसे की कमी नज़र आई, आपको भी नज़र आई क्या? जी जी जी, देखिए अमेरिका और रूस के बीच में भरोसे की कमी केवल अलास्का समिट में नहीं रही है। बहुत पहले की चीज़ों को याद करेंगे तो हिटलर के ज़माने से ये ट्रस्ट की कमी रही है। और यदि रशिया नहीं होता हिटलर के ज़माने में, तो आज अमेरिकन है वो जर्मन बोल रहे होते। लेकिन फिर भी अमेरिका आज भी सोचता है कि रूस पता नहीं उनके साथ में क्या छल कर देगा। अभी एक वहाँ के अमेरिकन मीडिया ने भी एक अफवाह उड़ाई है कि जो ही ट्रंप उसको पुतिन को अपनी गाड़ी में लेके गए, तो हो सकता है कि पुतिन के पास में एक माइक्रो नैनो चिप हो और वो ट्रंप की गाड़ी में लगा दी हो और वो सारी बातें सुन रहे हों। मतलब अमेरिकन लोग कितने फुर्सत में हैं, उनके पास ना एग्रीकल्चर है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई स्टार्टअप है, बस वो सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें बना के उसके ऊपर मीडिया भी उनका
भारत के मीडिया को बताते हैं, लेकिन सबसे फ्रॉड मीडिया अमेरिका का है, जो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है कि पुतिन उसके चिप लगा गए। ये चीज़ें आपके मीडिया तक पहुंच गई हैं, इसका मतलब आपके जन जन में ट्रस्ट की कमी है। और वही झलक रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उस बेस के ऊपर इतने सारे विमान और B-2 बॉम्बर और ये सब लेके आए। वो तो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करने के लिए पहाड़ों के बीच में बहुत गहरे में हमला करने के लिए उस विमान का यूज़ किया जाता है। वहाँ दिखाने की क्या ज़रूरत थी? सोचा कि पुतिन को हम डरा करके और दबाव में लेकर के उससे मनवा लेंगे, लेकिन यही ट्रस्ट की कमी पुतिन को एज दे गई, क्योंकि वो जानते थे और इंटेलिजेंट आदमी है कि ट्रंप है वो घबराया हुआ है और वो जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हैं। ट्रंप की ये नीति रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के पास बहुत समय है, वो पीछे भी कई वर्षों से रूस के राष्ट्रपति हैं और आगे भी रहने वाले हैं। ट्रंप के पास लिमिटेड समय है, मतलब मुश्किल से अभी ये 3 साल और बचे हैं, तो 3 साल का जो अंतिम वर्ष होता है वो चुनावों का होता है, तो मुश्किल से उसके पास 2 वर्ष हैं, 700 दिन आप मान के चल सकते हो। तो उन 700 दिनों में वो एक एक घंटे को, और जैसे वो कह रहा है कि मैं हर महीने एक युद्ध रुकवाता हूँ, तो उसके पास समय नहीं है। और जब कम समय होती है तो हड़बड़ाहट होती है, विश्वास की कमी होती है, एक दूसरे को दबाने की और इस तरह की नीतियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं, और ऐसी गफलत में गलत और जल्दबाजी के निर्णय ज़्यादा होते हैं जो लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। और व्लादिमीर पुतिन जो बहुत जीनियस आदमी है, वो उनको पता है कि ट्रंप जो भी करेंगे वो अगली सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि वो भी नहीं मान रहे हैं। तो ये विश्वास की कमी है और ट्रंप को इस समिट में कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि मैं इसको फेलियर नहीं मानूंगा, लेकिन जो उपलब्धि दिखा सके ट्रंप, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, व्लादिमीर पुतिन का जो कद है ट्रंप से हाइट में वैसे कम है, लेकिन उनका कद है वो इस समिट के बाद में ग्लोबल यूनिट में बढ़ गया है, क्योंकि सब ने देखा कि वो पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। एक किसी कंपनी के CEO की तरह उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो रखा और एग्जीक्यूशन में वो दिखा। मीडिया पर्सन जो सामने बैठे थे उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, हैंडल किया, कि जो उनके ऊपर हावी होने वाले क्वेश्चंस थे उनको उन्होंने अनसुना कर दिया। तो जो ग्लोबल साउथ के और जो आप मानते हैं कि जो यूरोपियन लोग ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का उसने उल्लू बना दिया, कि वो जिस तरह की एक रणनीति के तहत इस अलास्का समिट को आयोजित किया गया था, कॉल ट्रंप की थी लेकिन पुट पुतिन ले गए। तो विश्वास की कमी दोनों के बीच में इस मीटिंग के बाद में और बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और बढ़ी है। और अगली मीटिंग में ये और भी होगी। कभी भी अमेरिका के कहने से यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म नहीं होगा। जब रशिया चाहेगा कि मुझे आधा यूक्रेन मिल गया, उसी दिन ख़त्म करेगा। और अगर अमेरिका और रूस के तनाव और बढ़ते हैं, मतलब समिट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो हम 50% टैरिफ देख चुके हैं भारत पर, और क्या असर हो सकता है आगे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि ट्रंप बार बार चिल्लाते रहते हैं और कह रहे हैं कि यदि युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये समिट सफल नहीं हुई, या फिर मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले तो मैं भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। 1% भी वो यहाँ से नहीं बढ़ा सकते हैं। और मैं जहाँ तक मेरा एक सिक्स सेंस कह रहा है कि वो ऊपर का 25% है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका अपने घर में रोटी के अलावा कुछ नहीं बनाता है और उसका मटेरियल भी दूसरे देशों से आता है। तो उसकी औकात और हैसियत ही नहीं है कि वो भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर वो इतना दबाव। हाँ, समिट बीच बीच में होती रहेंगी तो वो इस तरह के जुमले हैं वो फेंकते रहेंगे। अंदरूनी तौर पर इससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा कोई टैरिफ भारत पर नहीं लगेगा। हाँ, ये बार बार बाज़ार को गिराने के लिए, यहाँ की लीडरशिप को डिस्टर्ब करने के लिए, डीप स्टेट के दबाव में अपने जो इलेक्ट्रोल जो बॉडी है उसको ये बार बार धमकाते रहेंगे, और अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ इस तरह की साजिश और सरगना है ये सब फैलते रहेंगे। बाकी भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका अपने जो हथियार हैं, अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका से कोई हथियार परचेज कर रहा है तो वो भारत है। तो अपने इतने बड़े कस्टमर को अमेरिका नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जब एक चीज़ बदलती है तो दूसरी पर भी इफेक्ट होता है। तो ट्रंप जानते हैं वो एक व्यापारी है और डरा धमका करके करना चाह रहा था, लेकिन
बहुत मजबूती के साथ में जो भारत खड़ा रहा है, और पहले लोगों को लग रहा था कि शायद भारत कुछ बदलाव कर लेगा, लेकिन लाल किले से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है, मतलब वो पूरी दुनिया को एक नोटिस है कि लाल किले की प्राचीर है वो झुकने वाली नहीं है। आप चाहो तो अपनी इमारत बड़ी बना लो, हम नहीं झुकेंगे। तो भारत के लिए एक ब्राइट पाथ और ब्राइट फ्यूचर है, वो आने वाले समय में है। और ये टैरिफ वगैरह कुछ दिन का खेल। भारत की जो तटस्थता की राजनीति रही है वो आगे रह पाएगी कि उसको एक पक्ष चुनना ही होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और भारत में, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उसमें यदि ये कोई राजतंत्र का या किसी राजा का होता तो उसको अभी तक ये परिस्थितियाँ बदल जाती, क्योंकि लीडर, नेता, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन भारत की जो विदेश नीति की एक परिपाटी हमारी आज़ादी से लेकर अब तक है, तो वो तटस्थता की रही है। और मेरा मानना है, मेरा नहीं, मतलब भारत के किसी भी राजनयिक का और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति का यही मानना है कि 1000% हमारी यही नीति भविष्य में रहने वाली है, क्योंकि हमारी सोच में ये चीज़ है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है। और ये वसुधा है, ये धरती है, वो हमारी एक संगठन माँ है, जो एक परिवार की तरह। तो हम किसी से कोई दुश्मनी या उससे उस गुट में या उस गुट में चले जाएं, तो भारत ऐसा देश नहीं है। और 2045 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, तो विकसित भारत तो सभी पूरे दुनिया के सहयोग से ही होगा। तो मैं नहीं मानता कि हम किसी एक गुट में जाएंगे और अपनी जो ग्रोथ को हम कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आगे अभी रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपने बहुत अच्छे से इस पॉडकास्ट को डिक्टेट किया, और काफ़ी धन्यवाद आपका कि आपने आपके इस मंच पर हमें बुलाया। और आपको कैसा लगा हमारा ये आज का संवाद? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और आपको लगता है कि हमारा कंटेंट और टॉपिक अच्छे थे तो आप उस पर अपनी राय भी दीजिए, और आप हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अच्छा नहीं भी लगा तो क्या सुधार किया जा सकता है, वो भी आप अपनी राय दें। आपकी